बढ़िया। और एनीवन इसरो से? हाँ बोलिए। चिंतन यानी यथार्थ देख पाना। बहुत अच्छा। और तो यथार्थ क्या है? विकास और ह्रास। स्वभाव के बारे में हमने चर्चा की थी। धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा। फिर एक एक टॉपिक के उसके ऊपर आपने हमें पढ़ाया था डिटेल में। तो बेसिकली हमारी चिंता क्या क्या हुई अब? हाँ, हमारी चिंताएं क्या है अभी? आवेश है। हमारी चिंता सुविधा नहीं है, हमारी चिंता क्या है? आवेश है। ये यदि बल लग गया कि इस आवेश को उन्मूलन होना है, यदि बल लग गया, ये कौन सा बल है? यही चिंतन बल है। होना क्या है? किस चीज के लिए बल होना है? आवेश का उन्मूलन होना। ये तो हम सुनते ही आ रहे हैं, 1000 साल हो गया, निकला नहीं। होना क्या चाहिए उस जगह पर? अरे होना क्या चाहिए? मानव के स्वभाव का चिंतन होना होगा, तभी निकलेगा ये। यदि हमारे स्वभाव का चिंतन नहीं होगा तो हम अपराध बोध में जा सकते है कि नहीं? आवेशों का परिचय हो गया ना आपको, है ना? अपने में जांचने पर आवेशों का परिचय होता है ना? आवेश टिकते हैं कि निकल जाते हैं? फिर क्या रह जाता है? यादें। वही भूतकाल की पीड़ा है। आवेश होते समय मजा आता है, लेकिन निकलने के बाद हाँ उसका रहता है। यही एक एक करके, अब जितना अपना आयु उतना ये सब जमा पूंजी है, संग्रह नहीं है। ये संग्रह आवेश से ही आया है। आवेश से व्यवहार में प्रतिक्रियाएं आती हैं। किसी ने हमें बोला आपका तो घर नहीं है, लग गई बात। फिर किस में लग गए? घर पर, जबकि घर होते हुए, है ना? ये क्या चीज का है? ये प्रतिक्रिया कैसे आती है? आवेश से। तो आवेश से हम आपा खो देते हैं और हम प्रतिक्रिया में, यही है दिखावा। तो आवेशों का परिचय है और यह हमें ही हुआ है कि नहीं? किसी ने बोला तो हम बोलने वाले पर ढकेल रहे हैं, लेकिन प्रतिक्रिया में तो हम ही आए। अब न्याय कहां से करेंगे? अच्छा, हम भी किसी को ऐसे ही बोले हैं, ऐसा भी नहीं कि हम एक तरफा बोलते आए हैं। हमने भी किसी को बोला है तुम्हारा तो घर नहीं है, बोला ही होगा तुम्हारा तो फलाना कमी है, तुम्हारा तो ढिमकाना कमी है। हम भी बोले हैं किसी किसी को, है कि नहीं? और हम अपनों को ही बोलते आए हैं ये सारी, तो हमारे अपने भी आवेश में आते हैं। और इस प्रकार से हमारा घर एक आवेशित कार्यक्रम है जिसमें जलन जैसा होता है। उसके व्यवहार है स्पर्धा, दूसरे से अधिक पाने की प्रवृत्ति, जबकि ना आचरण से कम किसी को है, ना आचरण से ज्यादा किसी को मिलता है। जो मिलेगा किसी को भी, अगर कुछ मिलेगी चीज तो आचरण ही मिलेगी। किसी को कोई चीज मिलने वाली है तो समाधान ही मिलने वाला है। किसी को कोई चीज मिलने वाली है तो तृप्ति ही मिलने वाली है।
अप्रोच और रास्ते में फर्क है। अभी जो हमारा अप्रोच है वो एक्यूमुलेशन का अप्रोच है, संग्रह को हम करते जाते हैं और हमको लगता है तृप्ति आए, इस तृप्ति में फिर कम ज्यादा है, यही आवेश है। जिसको जितना पात्रता है उससे ज्यादा मिल गया, उससे उसको क्या हो गया, लोभ हो गया। पात्रता से ज्यादा का मतलब जितना हम उपयोग नहीं करते हैं घर के सामान का, उससे बहुत ज्यादा सामान हमारे पास इकट्ठा हो गया, तो हमको सामान से क्या हो गया है, लोभ हो गया है। ना प्रयोग करने बनता है, ना किसी को देते बनता है। हर दिवाली दशहरा में बाहर निकालना बनता है, उसका रोजगार करना बनता है, पोछा करना बनता है, और अभी मरते दम तक ये ऐसे ही घुन खाएगा। हमारे बच्चे उसको पुराने बाजार में बेच देंगे। ऐसा हो रहा है कि नहीं? लोभ है, ये आवेश है। जितने का उपयोग होगा, जितने का सदुपयोग होगा, उतना सामान्य रूप में रहता है, इसलिए घर सामान्य रहते हैं जब हमारे को उपयोग सदुपयोग पता है। बढ़िया, ऐसे आवेश हैं। तो इन आवेशों का तो हमको परिचय हो गया, लेकिन स्वभाव का परिचय नहीं हुआ है, वो जगह खाली है। हमारा स्वभाव क्या है, इसका परिचय नहीं है। इसलिए आवेशों का उन्मूलन होना है, तब उन्मूलन होता है जब स्वभाव का प्रवेश होता है। हमारी मानसिकता में स्वभाव का प्रवेश होने से आवेश खत्म होते हैं। आवेश का मतलब अंधेरा, स्वभाव का मतलब प्रकाश। स्वभाव का दीप जलते ही आवेशों का अंधेरा खत्म। जबकि स्वभाव के लिए हर पल हर क्षण हमारे में आवाज काम कर ही रही है, लेकिन हम उन आवाज के प्रति इग्नोर्ड है, हम उस आवाज की उपेक्षा करते हैं। और वो आवाज है भाव पक्ष की आवाज। हम स्वयं के ही भाव पक्ष के आवाज का तिरस्कार करते हैं, घृणा करते हैं उसकी। और हमने संग्रह सुविधा को अपना भाव समझ लिया। संबंध कैसे दूर होते हैं? यदि संबंध में हम भाव पक्ष की उपेक्षा करते हैं, संबंध में दूरी है। संबंध में भाव पक्ष का हम एप्रिसिएशन करते हैं, संबंध बने हुए। इन भावों का परिचय नहीं है, स्वयं में भाव का परिचय नहीं है, और यही परिचय हमने कर लेने का कोशिश किया, यही चिंतन है। तो अब हमें ह्रास का भी पता हो गया। यदि हम सतत आवेशों में रहेंगे, ह्रास होना तय। है कि नहीं? अब हमें विकास का परिचय हो गया, निर्णय हम कर सकते हैं, निश्चय कर सकते हैं। ये ह्रास का रास्ता है, ये विकास का रास्ता है। बढ़िया, इस प्रकार से हमें विकास का रास्ता पता हो गया। तो स्वभाव का परिचय हम लोग ले रहे। स्वभाव है धीरता। चाहिए इसके लिए इच्छा शक्ति, उसको मांझना पड़ता है इच्छा शक्ति को। अभी इच्छाएं क्या क्या है? हाँ, अभी इच्छा क्या है हमारी? हो, और खचा खच भरी हुई है, लाइन लगा हुआ है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये लगा हुआ है कि नहीं?
चाहना, जब जब हम चिंतन बल प्रयोग करना शुरू करते हैं तब इच्छा होती है। चाहत तो सबकी है, चाहना इच्छा में बदलने के लिए अध्ययन चाहिए। ठीक है कि नहीं? उसके लिए अध्ययन होना होगा, नहीं तो चाहना है। यदि केवल चाहनाएं हैं तो शंका रहता है। इच्छा हो जाती है तो हम आश्वस्त हो जाते हैं। चाहना के आधार पर शंका, इच्छा के आधार पर आश्वस्त। इच्छा हो जाए, धीरता, वीरता, उदारता की इच्छा हो जाए, दया, कृपा, करुणा, ये इच्छा हो जाए। और ऐसी इच्छा शक्ति का काम होना, उस पर हमारा परिश्रम होना, उसी का नाम है चिंतन क्रिया। अभी की इच्छाएं संग्रह सुविधा की है, और ये जो प्रस्तावित इच्छाएं समाधान समृद्धि की है कि नहीं? और समाधान क्या है? न्याय को समझना, परिवार में संबंधों को समझना, ये समाधान। हमारी जिंदगी की संपूर्ण सार्थकताएं समझना, उसको हम धर्म कहते हैं। ऐसा धर्म समझ में आना समाधान। हमारी जिंदगी की संपूर्ण सार्थकताएं, क्या सार्थकता है हमारी जिंदगी की? संपूर्ण सार्थकता, एक वर्ड। हमारे संपूर्ण जिंदगी की निचोड़, संपूर्ण सार्थकता, कल चर्चा किए थे। उपकार, हमारी जिंदगी की संपूर्ण सार्थकता है उपकार। उपकार करना, 3 मुद्दे पर उपकार है। समझे हुए को समझाना, सीखे हुए को सिखाना, किए हुए को कराना, ये उपकार। बढ़िया, ये सार्थकता है। ऐसी सार्थकता के लिए व्यवस्था का नाम है धर्म। ठीक है कि नहीं? ये हो गया। और ऐसे उपकार की एक चरम स्थिति आती है, यानी हाईएस्ट स्थिति आती है। उस उपकार का नाम है सत्य। सत्य प्रमाणित करना, उसे दिव्य चेतना कहते हैं। ये हमारी सार्थकताएं हैं। इस अर्थ में समाधान है कि नहीं? और समृद्धि, परिवार में जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को पूरा करते रहना, ये क्या हुआ? समृद्धि। ठीक है।
अब ये इतने 4-5 दिनों की चर्चा से बताइए, शरीर की आवश्यकताएं सीमित है कि असीमित है? सीमित है। निश्चित है कि अनिश्चित है? सो वी कैन कैलकुलेट। कपड़ा, खाना, है कि नहीं? ये सारा सीमित है। इसका मतलब है कि हम आवश्यकताएं निश्चित कर सकते हैं। तो चिंतन बल का व्यावहारिक उदाहरण, हम अपनी आवश्यकताओं को निश्चित करने लगते हैं। पक्का? भोजन चाहिए कितनी बार? बस, है ना? ऐसे लगातार तो खाते नहीं। अगर लगातार खाएंगे तो क्या होगा? क्यों खा रहे हैं ऐसे लगातार? कारण? हाँ, मन विचलित है, कारण? रुचि, रुचि कारण? आवेश। आवेश से हम भरे हुए हैं और ऐसे लगातार खाते जाते हैं। रिजल्ट, शरीर में रिजल्ट क्या मिल रहा है? बीमार, मोटापा, तनाव, सब पता है आगे का। तो इसका मतलब है कि सीमा से अधिक शरीर भी ग्रहण नहीं करता, ये निश्चित है। तो मेरा भी निश्चित है कि दूसरे का भी निश्चित है। यानी परिवार के सभी सदस्यों का आवश्यकताएं कैसी हैं? यदि इतने में पहचान लिया और उतनी आवश्यकता से अधिक यदि मैं परिवार में करता रहा तो परिवार भूखा मर सकता है, परिवार गरीबी में रह सकता है? कभी नहीं। इसका नाम है समृद्धि। और ऐसा कब तक करते रहना है? हाँ, चिंतनशील व्यक्ति ऐसा कब तक करता रहेगा? हाँ, बोलो, करता करता रहेगा, लाइफ लॉन्ग करता रहेगा, निरंतर करता रहेगा। देयर इज नो रिटायरमेंट। लेकिन हम सभी रिटायरमेंट का सोच रहे हैं। जीवन को विश्राम चाहिए, शरीर को श्रम चाहिए। जीवन को क्या चाहिए? विश्राम। ये चिंतन बल से समझ में आता है। जीवन को क्या चाहिए? विश्राम। विश्राम का मतलब क्या चाहिए? अरे, विश्राम का मतलब समाधान चाहिए। विश्राम का मतलब क्या चाहिए? जीवन को समाधान चाहिए। समाधान का मतलब क्या चाहिए जीवन को? ऐसे इसलिए इसलिए थोड़ा सा बार 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 क्योंकि अभी वही भरा हुआ है। आराम कहने से एकदम देखो क्या चित्र आया। हाँ, हाँ, है कि नहीं? आराम कहने से क्या चित्र आया? अब इतना आसान भी नहीं आया। इस पर नहीं सोएंगे, उसके कुछ कार्यक्रम के बाद सोएंगे, ऐसा है। जिसको नींद आती है वो सो जाता है कहीं पे भी, है ना? अभी अभी कैसा है? अमुक चाहिए, तमुक चाहिए, पंखा, यूं त्यों। वो जो एक बरबेडा ट्रायंगल में से एक ट्रायंगल का नाम है बेडरूम। बेडरूम चाहिए तभी नींद आएगी। मतलब हम जहां जहां हैं बेडरूम साथ साथ है, ऐसा तो होता नहीं। ऐसा होगा नहीं। बढ़िया। तब
जीवन को विश्राम मतलब समाधान, समाधान मतलब समझ चाहिए। जीवन को क्या चाहिए? समझ चाहिए। समझ बराबर क्या चाहिए जीवन को? बढ़िया न्याय चाहिए, सुख चाहिए। ये जीवन का खाना है, न्याय ही जीवन का खाना है। धर्म जीवन का खाना है, जीवन का भोजन है। सत्य जीवन का भोजन है, परम भोज है। ये तृप्त, सत्य मिल गया, जीवन तृप्त। और शरीर को क्या चाहिए? श्रम। ये देखो, शरीर को क्या चाहिए? श्रम। ये है चिंतन बल। जब हमारा चालित होता है तब हम किसके लिए काम करते हैं? जीवन के लिए। किसके लिए काम करते हैं? समझ का काम करते हैं। और शरीर के लिए किसका काम करते हैं? श्रम का काम करते हैं। अभी उल्टा कर दिया, देखिए अपन उल्टे हैं। अभी हम आराम किसको दे रहे हैं? शरीर को। और मजदूरी कौन कर रहा है? बढ़िया। अब इसमें कहां सुखी होगा कोई? आराम किसको दे रहे हैं? जो मरने वाला है। मरेगा, कितना आराम करेंगे? मर ही जाना ना एक दिन, है ना। अभी अपने को देख लेंगे, बचपन में हम जैसे थे ऐसे अभी हैं क्या? नहीं। गल रहा है कि नहीं? वेन गल रही है, हृदय गल रहा है। हाँ, हम सड़ा रहे हैं, बात अलग है। आराम दे दे करके क्या कर रहे हैं? हम इस शरीर को सड़ा रहे, सड़ रहा है। सड़ना समझते हैं? इसलिए इसकी दुर्गंध है। समझने वाले को इसकी दुर्गंध समझ में आती है। किसी काम का नहीं है। हो रहा है कि नहीं ऐसा? शरीर को क्या चाहिए? श्रम। मरते दम तक श्रम चाहिए, तभी ये ठीक रहेगा। और जीवन को क्या चाहिए? नित्य। नित्य क्या चाहिए? विश्राम, नित्य सुख, नित्य समाधान, नित्य उत्सव, नित्य उत्साह। ये जीवन की रिक्वायरमेंट है। शरीर की रिक्वायरमेंट है श्रम। आजीवन श्रम, उसका नाम है आश्रम। बोलो। चिंतन बल जब हमारा सक्रिय होता है तो हमको दिखता है हमारा शरीर किस लिए बना है? आजीवन श्रम। और ऐसा आश्रम का क्या नाम है? ऐसे आश्रम का क्या नाम है? अरे हाँ, ऐसे आश्रम का नाम है परिवार। यस। परिवार में यदि हमारा टिकना यदि सोचते हैं तो क्या करते रहना होगा? आजीवन श्रम करते रहना होगा, तभी टिकेंगे। हमको लगता है हमने इतना सारा इकट्ठा कर दिया शरीर के श्रम के लिए, ये बताओ सो पाते हो क्या? ईमानदारी से बोलो, सो पाते? नहीं सो पाएगा कोई भी। 6 घंटे से अधिक सो नहीं पाएंगे। यदि सो लिया ज्यादा तो क्या होगा? आलस। अभी इधर ये लोग बताएंगे, यदि ज्यादा सो लिया तो क्या होगा? हाँ। हम्म। सो पाते क्या? नहीं सो पाते। लेकिन मन किसके लिए करता है? थोड़ा और सो लूं। सो पाते क्या? नहीं सो पाते। ध्यान ही नहीं है कि हम किस व्यवस्था में।
और सोने के लिए कहाँ जाते हैं? घर छोड़ के उधर जाते। कहाँ जाते? हाँ, आजा, वहां सो पाते क्या? झगड़ा करके वापस आते। नहीं जा पाएंगे। तो क्या करना है? देखो, आप सोने को तो मिलता नहीं, तो क्या परिवार टिकाए रखें कि ये सब व्यवस्थाएं हटा दें? वी वांट फ्रीडम, क्योंकि हमें सोने को नहीं मिलता है। अभी तो ऐसा ही चल रहा है। परिवार सोने की जगह नहीं है, परिवार श्रम की जगह है। हाँ, पर यह श्रम समझकर है। समझकर यदि नहीं श्रम होगा तो क्या कहलाएंगे? मजदूर। मजदूर है कि नहीं? और कहां से मजदूरी आ रही है? कौन सी मानसिकता काम कर रही है अभी? यही कि शरीर को चाहिए आराम। इस मानसिकता से हम अपने में परेशान हैं। जो व्यक्ति जैसे भी है, अभी दर्शन उनको मिला है नहीं मिला है, डोंट नो, लेकिन जो व्यक्ति खुश होकर परिवार में श्रम करते हैं, ऐसे कुछ आप लोगों में खुश होकर श्रम करते परिवार, श्रम का कंपोनेंट है सेवा। खुश होकर, हमेशा, कभी कभी नहीं, कभी कभी मतलब वही है। फिर कुछ तो मान लो अभी गाड़ी लाई, 10 दिन पोछते हो उसको, सुबह उठा काम ही नहीं दूसरा, गाड़ी आई उसको चमकाया, पानी मारा, फलाना देखा, फिर धीरे 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 गैरेज को दे। ऐसे नहीं, कोई नया वस्तु आ गया, नया एसी आ गया, उसको चमकाने लग गए, नया कोई बर्तन ले आए उसको चमकाने लग गए। ये कभी कभी है, नया वो नया रहता नहीं, बात अलग है। हाँ बोलिए, कौन लोग हैं जो खुश होके करते? आप बच्चे नहीं, अभी बड़े बताइए, खुश होकर करते है ना? 1 2 3 मिल गए। हाँ बताइए दीदी, कैसे रहता फीलिंग खुश होकर के करने में? हाँ, मानसिकता में क्या होता है बताइए? कोई कोई लोग ऐसे भी मिलते जो खुश होके करते, अब उनको कोई दर्शन नहीं या कोई उस तरह का स्टडी नहीं, लेकिन खुश, एक सामान्य मुद्दा है, यदि हम खुश होके करते थकान पता ही नहीं लगती। फिर थकता कौन है? उसको बंद करो, देखो, अरे है कि नहीं? किसको आराम चाहिए? देखो अभी इसी कमरे में देखो 7 6 दिन आज हो गया, हम किसको आराम देने की कोशिश कर रहे हैं? बार बार, है ना? जरा सा पसीना पसंद नहीं। तो महाराज कैसे बना रहे होंगे खाना? बोलिए, साधारण सा नियम, खुश होके करते हैं तो थकता कौन है? तो फिर थकान कहां है? थकान कहां है कि नहीं? थकान जीवन में आ रही है, शरीर नहीं थक रहा है कि नहीं? हम ही ऐसा सोचते, मशीन से बहुत ज्यादा काम हो गया, अब मशीन को क्या करना होगा? थोड़ी देर आराम देना होगा। किस लिए? क्योंकि हमको पता लग गया यदि आराम मिल गया तो नेक्स्ट डे अपने आप ऊर्जा और बनेगी। तो हम खुश होकर आराम दे देते हैं, तो उसका नाम है डीप स्लीप। परेशान होकर यदि आराम देते हैं, ये होता नहीं, आंखें खुली रहती हैं और हमको लगता है हम सो रहे हैं।
फिर अलार्म की जरूरत नहीं है, किसी न घड़ी की जरूरत है। हम बराबर, हमारे इंस्ट्रक्शन में बॉडी काम करती है, बराबर उठना होगा, बराबर काम करना होगा। एक प्रकार से एक सुखद सुंदर तालमेल हमारा शरीर के साथ रहता है। थकान नाम की चीज नहीं। बढ़िया। आदमी थकने तब लगता है जब उसका मूल्यांकन नहीं होता है, तब थकता है। समझ में आया? मूल्यांकन का मतलब क्या है? हम उसका मूल्य नहीं जानते। धीरे 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 मूल्य की बैटरी धीरे धीरे डाउन होने लगती है, तब फिर समझ में आता है। और तब एकदम से लगने लगता है, ओहो मेरा तो शोषण हो गया है कि नहीं? अभी तो ज्यादा है, अभी तो नाक नहीं पोंछने आ रहा है, तब से एरोगेंस है। हम क्यों करें? कपड़े कौन धोता है? ये देखो, कपड़े कौन धोता है? देखो देखो, अभी सम्मानजनक नाम ले रहा है, धोबी। गनीमत मां नहीं बोला है। मां धोएगी तो मां कौन हो जाएगी? मां मतलब मां घर की कौन है? धोबन है, धोबन। सही है कि नहीं? आप जब अपने को ऐसा लगे कि भाई ये तो कुछ नहीं कर रहे, इसका मतलब फिर किसकी जिम्मेदारी हो गई ये कुछ नहीं कर रहे? ये चिंतन बल यही है कि घर के प्रत्येक कार्य में भागीदार बनाना, ये घर के बड़ों का चिंतन है। अन्यथा इसका कैसे होगा, ये चिंता है। बोलो दीदी, कुछ कह रहे थे? जब हम खुश होते हैं ना, जिस दिन कुछ अच्छा हुआ है, कुछ हमें मिल गया है, तब पूरा दिन इतना अच्छा जाता है, जितना भी काम करो ना थकान कभी नहीं होती है। वो सबूत है हाँ, कि तो क्या मिल हम गया? जितना भी जीवन को कार्य क्या करते मिला? हैं, जीवन को क्या मिला? संतोष, संतोष, खुशहाली, सुख, समझ, समाधान। तो समाधानित व्यक्ति परिवार में आजीवन श्रम करता है। अब जब वो आजीवन श्रम करेगा तो परिवार के लोगों को भूखा मार डालेगा? नहीं। क्या करेगा? आजीवन श्रम से परिवार सदस्यों को आवश्यकता से अधिक क्या उपलब्ध कराता रहेगा? अभी हमारे परिवार आरामगाह बने हैं, होटल बना है 5 स्टार, है ना, परंतु उसमें कोई नौकर नहीं, अड़चन ही हो गई। कोई नौकर नहीं, सारी सुविधाएं आ गई, बस नौकर नहीं। इसलिए हमारे परिवार में श्रम का महत्व हमारे ही बच्चों में धीरे 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 उनकी मानसिकता से गायब हो गया। उनकी कल्पना में ही नहीं आ रहा है कि परिवार चलता कैसे। है कि नहीं? दूध कम पड़ गया, क्या करते हैं? दूध कम पड़ गया, 10 रुपए ले, वहां से मिलता है, लेके आओ। ये है, रोज है ये। कहां से आता है पता? इसका मतलब बचपन से, अब 10-20 साल अगर ऐसे करते रहेंगे तो क्या स्थिर हो गया? दूध कहां से आता है? दुकान से। और कैसे आता है? पैसे से। और कल देख ही लिया, आवेश का डर लगा हुआ है। यदि चाय नहीं मिला तो ये मर जाएगा आदमी, तो 10 रुपए कमाना जरूरी है। 10 रुपए का लेके आएंगे दूध और चाय पिएंगे और सोचते हैं कि इसका आवेश ठंडा होगा। फिर 4 घंटे बाद फिर चाय लगेगी, फिर लेके आओ। बगल में एक दुकान रहता है, वो भी दिन भर टाइम काटता रहता है, और हम जैसे आवेशित लोग उसके पास पहुंचते रहते हैं। 10 रुपए का ये दो, 5 रुपए का ये दो, दिन भर। और हमारे बच्चों को पता लग गया
भाई पैसे से ही सब कुछ होता है, क्यों हमारा मोल करेगा? ना उसको सेवा दिख रही है ना श्रम दिख रहा है, उसको यही दिख रहा है आवेशित होते हैं, हल्ला दंगा करते हैं। हल्ला दंगा को रोकने के लिए दुकान लगा हुआ है, दुकान में पैसा देना है, सामान लाना है और हल्ला दंगा बंद करना है, लेकिन ये बंद हो नहीं रहा। ये प्यास बढ़ती जा रही है कि नहीं? इसलिए चिंतन बल चालित करने की आवश्यकता। चिंताओं से हमारी तुलन कमजोर है, हमारा आस्वादन कमजोर है और जीवन कमजोर है, और जीवन विश्राम के बजाय श्रम कर रहा है और दार्शनिक उसका व्यू बनता है, क्षुब्ध हो रहा है। क्षुब्ध समझते? क्षोभ होना, क्षोभ समझते? क्षोभ, क्षोभ, क्षोभ का मतलब है एक स्थिति जितना हम प्रयास करते हैं उससे कम रिजल्ट आता है, उस स्थिति में क्षोभ उत्पन्न होता है हमारी मानसिक। संकोच नहीं, क्षोभ। क्षोभ का एक एक्सप्रेशन है क्रोध, गुस्सा, अंदर भड़ास। हम इतना मेहनत कर रहे हैं लेकिन हम क्या नहीं हो रहे? कामयाब नहीं हो रहे। अमुक तमुक तो उसका बहुत फैलाव बहुत है, लेकिन हम इतना मेहनत कर रहे हैं, परिवार के संबंधी खुश नहीं हो रहे। इसलिए हमारे मन में क्या उत्पन्न होता है? क्षोभ उत्पन्न होता है। ठीक है, अभी एक लाइव एग्जांपल लेते हैं। ये स्टूडेंट है आपके, आप टीचर है। अब क्षोभ का उदाहरण लीजिए। आप परसों ही आपने एक चर्चा की थी कि ये पढ़ते नहीं है। कितने टीचर हैं जो ईमानदारी से भरपूर मेहनत करते हैं बच्चों के लिए? यू मे रेज योर हैंड। अपने को धोखा दिए बिना उसको बोलना। देखिए, इसको हम मराठी में कहते हैं टोपल्या टाकणे। म्हणजे टोपली, कौन समझता है इसमें मराठी? टोपली डालने का मतलब मजदूर रहता है कि नहीं, उसको बोला रहता है फावड़े से मिट्टी उठाओ, वहां डाल के आओ। शिक्षक क्या सभी ऐसे भी करते? पढ़ाने को बोलो ना, क्या पढ़ाते? हिंदी, लाओ पढ़ा के आ गए, क्लास पूरा हो गया, भर दिया, लेसन नोट सब दे दे, भर। उसको बोलते टोपले टाकना। कितने लोग हैं उसमें प्राण लगा करके पढ़ाते? प्राण ही पता नहीं है तो लगाना कहाँ है? प्राण लगा है तो कितने लोग हैं जो प्राण लगाते हैं? उससे कम में तो पढ़ाई होता नहीं। ईमानदारी से बोलो। उसको कहते हैं इंग्लिश में हाफ हार्टेड। हाफ हार्टेड। अच्छा चलो ठीक है, जो भी है, कुछ तो पढ़ाते हैं अच्छे से, क्लास तो ईमानदारी से करते हैं, है ना? कम से कम उतने 40-45 मिनट तो चलता है कुछ पढ़ाना। ऐसे कितने लोग हैं ईमानदारी से क्लास अच्छे से लेते हैं, ईमानदारी से क्लास लेते हैं, है ना? अरे हाउ दीदी, अरे हाउ, बड़े हो गए ना, थोड़ा हाथ ऊपर करना मतलब ऐसा लगता है, अरे इसमें क्या हाथ ऊपर करना, बहुत ये हमारे पास बहुत सारा है। पर अच्छा ओके, फिर रिजल्ट आता है क्या उतना? ईमानदारी से बोलो। हाँ, प्रॉक्सी भी ईमानदारी से लेते हैं ना? सही है। ये देखिए, इट्स नॉट योर केस, ये वर्ल्ड वाइड है। ये वर्ल्ड वाइड सिनेरियो आ रहा है कि हम जितनी एफर्ट कर रहे हैं, विशेष करके एजुकेशन में, रिजल्ट बहुत पुअर है। और कुछ एक बच्चे पढ़ते हैं, पर हम दावा नहीं कर सकते कि हमारी पढ़ाई से पढ़ रहे। इट इज देयर ओन इंटेंशन। ये ओरिजिनल रहता है कुछ, और कुछ एक ओरिजिनल हर क्लास में रहते।
वो अपने से पढ़ते, आपके घर में भी देख लो, 4 बच्चे होंगे, कुछ एक बच्चे अपने से करते। ये जितना मैं अभी किया ना हल्ला दंगा, ऐसे नहीं कि सभी अलाल रहते, कुछ एक बच्चे रहते जो बराबर उठते, कोऑपरेशन करते, जैसा बोला गया करते। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इसमें हमने कुछ किया है। इट इज हिज और ओन इंटेंशन। इसलिए हम शुद्ध हैं, क्योंकि हमारा उसमें कोई योगदान दिखता नहीं। और ऐसे सब ऐसे ऐसे हो गए। आपके टीचर ग्रुप में भी देखिए, कुछ एक होंगे जो थोड़ा पैशन से काम करते, कुछ एक हैं जो थके हारे काम करते, कुछ एक हैं जो मजबूरी में काम करते, है कि नहीं? मतलब घर नहीं चल रहा है तो चलो कुछ कर लेते हैं। अब धीरे उनको टाइम लगता है, फिर वो स्कूल का कल्चर पकड़ना, अरे इसमें पढ़ाना भी होता है, इसमें ट्रेनिंग भी लेना होता है, थोड़ा समझदार भी होना होता है, इसमें टाइम लगता है। जो पैशन से रहता है वो पहले पकड़ता है, कहीं ट्रेनिंग मिल गई ले लेता है, कहीं कुछ सीखने को मिल गया ले लेता है। ये आप में भी है, ठीक है? और ये बचपन से आ रहा है, ये एड्रेस नहीं हुआ, इसलिए अभी हम अनइवन है, इसलिए हमारी आपस में खींचतान है। और ऐसे बिरले ही लोग हैं जो ओन करते और सारा लोड उसके ऊपर आता है, सारी अपेक्षाएं उन्हीं के ऊपर केंद्रित होती हैं, और बाकी लोग थोड़े बुचकते रहते हैं, अपने क्या करना है करना है। अरे चलो कोई कार्यक्रम करते हैं तो कुछ एक ऐसे लोग आएंगे, बाकी लोग थोड़ा धक्का मारना पड़ता है, मेमो देना पड़ता है, अमुक तमुक, है कि नहीं? ऐसा होता है। मतलब ये आप डायमेंशन बदलने से कोई बहुत ऐसा स्वर्ग नहीं मिलेगा। और ये सब कहां से पता लगता है? ये परिवार से ही पता लगता है। परिवार में सभी समान प्रवृत्ति के नहीं रहते, हर एक का प्रवृत्ति अलग अलग है, और इन सबका सिंक्रोनाइज करने में ही हमारी जान निकल जाती है। जब परिवार में ही ऐसा है तो शिक्षक कौन से जिसको शिक्षक कह रहे आसमान से आया होगा? वो भी परिवार से। तो अभी हमारा प्रयास है कि क्या ये सिंक्रोनाइज हो सकता है? उस स्थिति में इन सब क्रियाओं की समानताओं की चर्चा कर रहे हैं। समाधान सभी को चाहिए, सुखी सभी होना चाहते हैं, कोई क्षुब्ध नहीं होना चाहते हैं, और सभी अपने एफर्ट्स के रिजल्ट भी बराबर चाहते हैं। यहां ये दिख रहा है, यदि हम पॉइंटेड हो गए, यदि हमारी दिशा सही हो गई, तो एफर्ट तो मिनिमम है, रिजल्ट मैक्सिमम है। हम मैक्सिमम एफर्ट कर रहे हैं, इसलिए थक रहे हैं, लेकिन हमारी दिशा और लक्ष्य सिंक नहीं है, सिंक्रोनाइज नहीं है। इसलिए हम कितने भी एफर्ट करेंगे, वर्ल्ड वाइड ये ट्रेंड आ रहा है कि रिजल्ट बहुत कम आ रहा है। बोलिए, तालमेल होना जैसे सरल है, जैसे अभी हम लोग चर्चा करें, 7-8 दिन जब आप एक साथ है तो ये सिंक्रोनाइज होना कहते हैं। सोचते कि नहीं ऐसा ही वातावरण स्कूल में हो? नहीं सोचते, नहीं सोचते। कितने लोगों को लग रहा है ऐसा वातावरण स्कूल में हो? हाँ, ट्यूशन छोड़ना पड़ेगा, वो बात की बात है। पर एक ऐसा, अच्छा, कितने लोगों को लग रहा है ऐसा वातावरण घर में हो? ये तो जो सिंक्रोनाइजेशन है वो वातावरण बना देता है। पर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये बच्चे सामने हैं, भाई इनमें वो रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि जो हम पढ़ा रहे हैं उसका लाइफ रिलेशन कनेक्ट नहीं हो रहा। भैया समझ में आ रहा है? उसका लाइफ से रिलेशन यदि जोड़ पाए, वही हमारा काम भी है। तब देखिए, विथ मिनिमम ऑफ एफर्ट, क्योंकि वो स्वयं लाइफ है ना। जैसे सजीव निर्जीव पढ़ाते, हमको लगता है टीचर सजीव है, बच्चे कैसे हैं? निर्जीव। ऐसा लगता होगा आपको भी, जैसे अभी मैं बता रहा हूं, और अगर आपके चेहरे सफेद दिखते हैं
है ना, उस पटल पर कुछ नहीं आता, मतलब जीवन एकदम ऐसा बैठा है, एकदम समाधिस्थ हो गया जीवन, हिलाना पड़ रहा है, अरे उठो थोड़ा सा, है ना। हाँ, क्योंकि वो क्षुब्ध हो गए, उनको जिंदगी पता लग गई, वो क्षुब्ध है, इसलिए एरोगेंस है। इट इज नॉट देयर फॉल्ट। ग्रूमिंग वैसे नहीं, एक तरफ पढ़ रहे हैं, उसको जिंदगी से रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो गैप दिख रहा है और उस गैप का एक्सप्रेशन एरोगेंसी में कन्वर्ट हो। सबसे पूछ के देखिए, सारे बच्चों का सर्वे करके देखिए, कोई भी बच्चा एरोगेंसी दिखाना नहीं चाहेगा, आवेशित होना नहीं चाहेगा, कोई भी बच्चा। सभी बच्चे कैसे होना चाहेंगे? स्वभाव गति में होना चाहिए। लेकिन जो चाह रहे हैं, उस चाहना के अनुरूप यदि मिलता नहीं है, तृप्तिदायक यदि नहीं मिलता है, उस स्थिति में क्षुब्ध हो जाता है, और वो क्षुब्धियां हमको क्लास में दिखाई देती। तो यदि हम इस डिजाइन पर काम करना चाहते हैं विथ मिनिमम ऑफ एफर्ट, और मिनिमम ही करना है, सॉफ्ट वर्क ही करना है, रिजल्ट मैक्सिमम, ऐसा तो हम लोगों को दिखाई दे रहा है। इसको आप जांचिए, परिवार में भी ऐसा ही है। लगता है हम दिन भर खट रहे हैं, जीवन की शक्तियां देखेंगे, वो शक्तियां अपार है, असीमित है। शरीर से हम थोड़ा ही काम करते हैं, परंतु जीवन में ही थकान भरी हुई है, इसलिए इतना सा भी अगर कर दिया तो हमको लगता है हमने बहुत बड़ा काम। ऐसा हो रहा है कि नहीं? एक साधारण उदाहरण, साधारण उदाहरण है घर का। जैसे अभी सब लोग रात में सोए होंगे, बिस्तर उठाने को कितना टाइम लगता है, और कितना कितना बड़ा श्रम उसके अंदर जाता है, यानी हमारी इतनी कैलोरीज उसके अंदर ड्रेन हो रही है। हाँ, सही है कि नहीं? लेकिन 5 मिनट करने के बाद कैसा लगता है, फीलिंग कैसा आता है? बहुत बड़ा काम कर लिया। झाड़ू लगाने को कितना टाइम लगता है? लेकिन अगर झाड़ू लगा लिया, इधर देख करके बोलिए, अगर ये लोग झाड़ू लगाते हैं तो कैसा फीलिंग आता है? बहुत बड़ा काम कर दिया, लगा तो दिया ना, कर तो दिया ना, उससे अच्छा रहने दो, भागो। ऐसा लगता होगा आपको कि सुबह उठे और घर के सब निकम में भार हो जाए तो घर ठीक हो जाए। लगता है नहीं लगता? लगता है कि नहीं लगता? लगता है। अब बड़े टंगड़ियां ऐसे करते रहते हैं, थोड़ा सा ऊपर उठाइए प्लीज, थोड़ा सफाई हो जाए। आता है कि नहीं आता है? लेकिन इसमें गलती हमारी ही है, हमने वीआईपी बना के रखा है। घर के सभी वीआईपी बन के बैठते हैं कि नहीं? एकदम वीआईपी भगवान टाइप में बैठे रहते हैं, सही है। और एक झाड़ू लगाने वाला एक मिल जाता है, घंटा बजा रहा, एक घंटी बजती है कि नहीं आपके यहाँ? क्या घंटी, क्या गाना है वो? हा? अरे नहीं, हाँ ये देखो, हाँ क्या गाने का नाम है वो? हाँ, गाड़ी वाला आया देखो, बस तो जो झाड़ू लगाता है वैसे गाना गाता है, गाड़ी वाला आया चलो कचरा निकाल। दिन भर कचरा फेंक दिया, ये भी नहीं कि डस्टबिन में डाल दिया। स्कूल में कितना कचरा होता है आपके? बताओ बताओ, सो हॉरिबल एंड वी आर सो इनसेंसिटिव। इस पर हमारी शिक्षा का कोई काम नहीं है। इसलिए 1800 बच्चे कचरा करते रहेंगे, उसको सफाई करने लगते रहेंगे, और ये पता नहीं अनंत काल तक ऐसा चलता रहेगा। सही है कि नहीं? आधा घंटा पढ़ाई कम होगी तो चलेगा, लेकिन स्कूल साफ होना होगा। स्वच्छता, यदि अध्ययन चाहते हैं, चरित्र चाहते हैं, स्वच्छता नंबर 1। कैसे लगते हैं यहाँ के महाराज? कैसे दिखते हैं? ऐसे आयाराम गैराम टाइप में दिखते हैं, जैसे हमारा चेहरा रहता है सुबह उठ करके। हाँ, ब्रश करने के लिए भी बोलना पड़ता है, ऐसे रहते क्या? कितने बजे से काम चालू है उनका? आरती कितने बजे आती है? तभी ऐसा वातावरण मिलता है जितने आराम से हम लोग यहाँ करते हैं। ऐसे ही अलाल टाइप में घूमते रहते हैं, ऐसा वातावरण बनता है, उसको कहते हैं पवित्रता का वातावरण। इस वातावरण को थोड़ा तुलना भी किया जाए, हमारे स्कूल का वातावरण कैसा है
घर का वातावरण कैसा है और यहां का वातावरण कैसा है? चेहरे पे शिकन है उन लोगों की? खड़े रहते कि नहीं? तभी लोग यहां आते हैं। ऐसे वातावरण की ही तलाश है। इसलिए विश्राम के लिए मन भागता है, इसलिए बच्चे घर छोड़ करके जा रहे, सुविधा के लिए नहीं जा रहे। ये भ्रम है। वातावरण की तलाश में जा रहे। उनको ऐसा लग गया कि कहीं सुविधा आने से वातावरण बनेगा, पर नहीं। बराबर ठंडक है, बराबर हरियाली है, बराबर कमरे भी हैं, हर चीज संतुलित है, इसलिए अपना आराम में बैठे। सही, हमारा घर सुविधाओं का पुलिंदा बन गया है और उसको छोड़ते झाड़ते हम लोग थक रहे हैं। हम ही ने जमा किया है। अब हिंदी शब्द अगर आपको समझ में आ गया तो यही प्रारब्ध है। तो ऐसी प्रारब्ध के लिए शुभकामनाएं। क्या प्रारब्ध है? जड़ चीज को जिंदगी भर पहुंचते रहने का प्रारब्ध। पैसा चाहे जो मर्जी बैंक बैलेंस, तो चिंतन बल चालित होने से इस प्रकार के सूत्र निकलते हैं और हमें समझ में आता है चरित्र। तो इस चरित्र का हमने कल एक भाग पूरा किया, उसको हम कहेंगे मानव मूल्य। ये पूरा किया, 6 मानव मूल्य हमने पूरे किए, है ना। अब ये 6 मानव मूल्य हमारे में आने से हमारी नीतियां तय होती। धीरता, वीरता, उदारता होने से हमारी अर्थ नीति, धर्म नीति और राज्य नीति। राज्य नीति का मतलब है संरक्षण। ये जहां से भी आ रहा है हमारे घर में सुविधाएं, वो आ रही है प्रकृति से। प्रकृति का संरक्षण। क्यों? क्योंकि यही प्रकृति आने वाली पीढ़ी के लिए काम आएगी। यदि आज ही हम सारा खा जाएंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए प्रकृति बचेगी नहीं, ये साधन बचेगा नहीं। 50 साल के बाद कोयला जाने वाला है ना, 50 साल ही बचा हुआ है, कोयला चला जाएगा। जंगल खत्म हो रहे हैं, जंगल दिखाने के लिए हमको यहां से दूर जाना पड़ रहा है। और जो मर्मस्थली यानी हमारा स्वास्थ्य की जो मर्मस्थली है वो प्रकृति ही है। यदि जमीनों का संरक्षण नहीं हुआ, हवा का संरक्षण नहीं हुआ, पानी का संरक्षण नहीं हुआ, तो आने वाली पीढ़ी हमें क्या कहेगी? तो हमारे परिवार में धर्म नीति, राज्य नीति का मतलब है हमारे परिवार में हमारे चरित्र से, हमारी मूल्यमयता से संतान को प्रकृति का दर्शन होता रहेगा। प्रकृति का दर्शन होने के लिए हम अर्थ नीति, जो भी हमारी वस्तु है, उस वस्तु का हम उपयोग करेंगे। उपभोग नहीं, उपयोग। भोग करेंगे वो आवेश से। यदि हमारा स्वभाव है तो हम प्रत्येक वस्तु का उपयोग करेंगे। अब ऐसा उपयोग किया हुआ वस्तु हम स्वधन के रूप में पहचानते। बढ़िया। और स्व नारी स्व पुरुष, मानव मूल्य स्पष्ट होते ही स्वधन स्पष्ट होता है, स्व नारी स्व पुरुष स्पष्ट होता है, क्योंकि आवेश निकल गए। उस स्थिति में विवाह संबंध विवेक से निर्वाह होते हैं।
है ना। अभी ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चल रहा है, आपके यहाँ भी चल रहा है क्या? स्कूल में चल रहा है? चल रहा है कि नहीं? ये सब कौन सा आवेश है? ये सब क्यों हो रहा है? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये बोले बच्चियां, चल रहा है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, सब पता होगा, सब पता होगा, है कि नहीं? ये क्या अच्छा है कि आवेश है? ये स्वभाव है कि आवेश है? ये सब आवेशों के कारण है। चोरी छुपे करना पड़ता है कि नहीं सब, है ना। करने स्कूल में पढ़ाई करने आए हैं कि ये सब करने आए हैं? पढ़ाई करने आए हैं, ये सब चोरी छुपे है कि नहीं। फिर एक दूसरे को होटिंग चिल्लाना, ये सब क्या है? ये सब चरित्र तो नहीं कहलाएगा। इससे इससे आप लोगों में विश्वास खत्म होगा। यदि माता पिताओं का और टीचर का विश्वास गंवा लोगे बेटा, तो फिर ये विश्वास रिस्टोर करना ये महा मुश्किल काम। और ये इनसे अधिक बड़ों को स्पष्ट होना है। यदि अपने स्कूल का आचरण है, 12वीं तक आपका स्कूल है, तो ये जो स्वधन स्वनारी स्वपुरुष दयापूर्ण व्यवहारकारी, ये हमारे प्रिंसिपल्स हैं, इस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं। यदि इस प्रकार का मिला, है ना, दोनों को घर भेजने का डिसीजन, कहाँ गए इंदौर का सर, कहाँ चले गए? वो आपका परमिशन वाला, अरे तो आप प्रतिनिधि के रूप में सुन लीजिए। यदि इस प्रकार का मिला घर, ये स्कूल इसके लिए नहीं है, लोग इतना प्रिंसिपल डिसीजन। इस प्रकार का मिला सीधे घर, इस पर डिस्कशन भी नहीं और पंचायत भी नहीं। हाँ, नियम को ताक पर, कौन अधिकारी क्या करता है, कौन टीचर कुछ नहीं करता, इतना पर ये ऐसे रातों रात नहीं आएगा। वी शैल हैव टू बिल्ड दिस थिंग्स। कल्चर ऐसा हो कि इस प्रकार के इनफ्लक्स अंदर ही नहीं आए। इसका मतलब है कि हमारा कल्चर इसको अलाउ कर रहा है, नाम नियमों का ले रहे। फिर हम किस मुद्दे के हैं? कागज से स्कूल चलेगा कि विश्वास से चलेगा? कागज से चलता है मतलब अविश्वास, हमारे विश्वास से चलता है मतलब संस्कृति। हमारे स्कूल की संस्कृति है ऐसी। अगर ऐसी संस्कृति बनाएंगे तो यहाँ के प्रत्येक टीचर को उसकी ओनरशिप आएगी। टीचर को ओनरशिप आएगी तो इनको भी ओनरशिप आएगी। इनको टाइम नहीं लगने वाला, विद इन नो टाइम ये लोग इसको अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि उनको समाधान मिलता है इससे, इसलिए क्योंकि उनको विश्वास मिलता है इसलिए। सही है। आज एक लड़का एक लड़की बात करती है तो कैसा कैसा होता है? गलत। ये देख लो, क्यों? क्योंकि ये सब आसपास इस तरह से फैला हुआ। ठीक है। और यदि ये विश्वास इन पर बनाए रखना होगा तो हमें उस प्रकार का कल्चर तैयार करना होगा। यदि इस प्रकार की संस्कृति है तो ये गलतियां करेंगे नहीं, क्योंकि ये गलती चाहेंगे नहीं करना। क्यों? क्योंकि उनको विश्वास जो मिल रहा है, सम्मान जो मिल रहा है, ये बड़ी चीज है। मेरे प्रति विश्वास किया जाता है, सम्मान किया जाता है, यही इनके लिए पर्याप्त है। तो जहां कल्चर होना है, वहां होते होते कुछ इस प्रकार के कठोर अनुशासन भी हमें एक मुख से, एक सूत्र होकर यदि आप काम करेंगे, तो मैं यही बता सकता हूं कि विद इन स्पैन ऑफ 2-3 years ये पूरा नक्शा ही बदल जाएगा। जिसको कर नहीं पा रहे लोग, दिख रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहे। मान लीजिए आपको ऐसी गड़बड़ी दिख गई, पढ़ाने में मन लगता है? क्योंकि फिर हमारे होने का यहाँ पर मतलब क्या है? जैसे परिवार में हमारी संतान झूठ बोलती है,
और अगर ऐसा पता लग गया तो उसके साथ स्नेह होने का मन करता है, भले ही अपनी कोख का क्यों ना। सरक गया ना अपना दिमाग, हम क्या बोलते हैं, निकल बाहर। कर नहीं पा रहे अलग है, लेकिन अगर ये बार बार ऐसे झूठ बोल रहा है, हमारा ही संबंधी, हमारे परिवार का, परिवार के हमारा मन लगेगा? नहीं लगेगा ना। नियम वही है। हाँ, कठोर होने के मुद्दे हैं, और कठोर होने के लिए अध्ययन होना होगा। ऐसे कठोर नहीं, ऐसे बहुत कठोर होके चले गए, वो कठोर वाले को ही बंद कर दिया, तुम ही भाग जाओ। टीचर की रिस्पेक्ट जिस स्कूल में नहीं है, वो स्कूल किस मुद्दे का? अगर टीचर की रिस्पेक्ट नहीं हो रही है तो मैं कहूंगा दोष बच्चों का नहीं है, टीचर की पर्सनैलिटीज में कहीं अंतर आ रहा है। समझ में आ रहा है? और जैसे भी किसी टीचर ने, मैं बताता हूं आपको एक उदाहरण है ना, मेरे माता जी के मामा जी है ना, एक बड़े स्कूल के प्रिंसिपल थे। वजूद देखो प्रिंसिपल का, और वो एक महाराष्ट्र के बहुत बड़े शिक्षाविद भी थे, रिनाउंड शिक्षाविद। और ऐसे कॉलेज में एक दिन झगड़ा हो गया। बड़ा कॉलेज, बड़े कॉलेज मतलब हॉस्टिलिटी रहता है, एकदम आवेश चरम पर। और कुछ झगड़ा हो गया और प्रिंसिपल के पास वो आ गए। तो अब मेरे वो दादाजी नाना जी कहलाए, तो वो चले गए। ऐसे बच्चे आए, भाई झगड़ा करे, टीचर झगड़ा बोले कि ये सब झगड़ा करके आए। उस समय मुझे लग रहा है लगभग 1982 की बात है। उनका वजन इतना था, नैतिक वजन, एक एक को बुलाए, बड़े बच्चे 21-20 साल के, एक एक को बुलाया और एक कान के नीचे लगा दिया, चू नहीं किया कोई, तो झगड़ा सेटल हो गया। आज सोच लीजिए किसमें इतनी हिम्मत है। पिटाई करने लायक तक पहुंच गया है कि नहीं मामला? ये देख, क्यों कहने का, अरे देखो आपको, अरे दीदी मारने पर मत जाइए, पर्सनैलिटी की बात कर रहा हूं, पर्सनैलिटी की बात कर रहा हूं। उनका नैतिक वैल्यू इतना था, कॉलेज में झापड़ मार दिए, चू नहीं किया किसी ने, वो लड़के चुपचाप झापड़ खाते रहे। नैतिक अधिष्ठान खत्म हो गया है हमारा। आज भी आप देखो, आप में से मैं इसलिए कह रहा हूं, जिसने भी प्राण लगाया है बच्चे के लिए, उस टीचर के आंख के बाहर नहीं है बच्चा। प्राण लगाने का मुद्दा है ये पक्का। लेकिन अगर हमारा इस प्रकार का पर्सनालिटी नहीं है तो सिंपली इग्नोर्ड है। इसका मतलब हमारा पूरा ध्यान नहीं है, तो हम ध्यानाकर्षण कैसे कर पाएंगे? सही। और अगर ऐसे टीचर ही नहीं है तो फिर ये समाज कैसा होगा, ये सोचने का पड़ता है। तो यदि आपकी पर्सनैलिटी, पर ऐसी पर्सनैलिटी डिग्री से नहीं आएगी, डिग्री से कागज मिल सकता है, पर ऐसी पर्सनैलिटी अर्न करनी होती है। वन हैज टू अर्न। ये परिश्रम अब हमको समझ में आ रहा है। ये परिश्रम इस प्रकार से समझ केंद्रित परिश्रम, समाधान केंद्रित परिश्रम, हमने सब्जेक्ट केंद्रित कर दिया, टुकड़ा हो गया, उसमें लाइफ नहीं है, बेजान हो गए हैं सब्जेक्ट। इसलिए पढ़ाने वाले को भी मजा नहीं है, पढ़ने वाले को भी मजा। बढ़िया। तो अगर आपने इस प्रकार से अपने नैतिक अधिष्ठान को पकड़ लिया तो आपकी आंखों के बाहर ये नहीं, और उसका सारा अभ्यास परिवार में होता है।
क्योंकि परिवार में संबंध होते हैं, वहां से जो हमारी लर्निंग आती है परिवार के अभ्यास से, ये भी परिवार से, इसलिए वो समानता है। इसलिए कोई टीचर डांटता है तो बच्चे को मां के डांटने की फीलिंग आती है। अभी वो फीलिंग नहीं है, इसलिए लगता है ये कौन हमको डांटने वाला, ये परायापन है। अपनापन जब अंदर कल्चर में, कल्चर इसलिए जरूरी है परिवार में, विद्यालय में, इसलिए कल्चर का इतना महिमा है। यदि हमारे विद्यालय की संस्कृति ऐसी है, हर एक को अपनापन लगता है, इसलिए यदि टीचर ने डांट लिया तो मेरे भले के लिए डांटा है, यही बच्चे की आवाज है, ये भले के लिए डांटा है। पर ऐसे रिजल्ट्स आने के लिए 8-10 साल का एक लंबा अवधि, रातों रात नहीं, ओवरनाइट नहीं। देयर आर नो ड्रामेटिकल चेंजेस ऑब्जर्व। तैयार हो आप लोग? तैयार हैं? टीचर्स तैयार हैं इसके लिए? बच्चे तैयार हैं? कितने बच्चे तैयार हैं इसको कोऑपरेट करने? हाँ, यदि टीचर्स ने कुछ प्रोग्राम लाया आपके लिए तो आप कितने बच्चे कोऑपरेट करोगे? हाँ हाँ, जो घर पे उनको भी धीरे धीरे करेंगे, जो आपके साथ हो गया उनके साथ होगा। हाँ, ये देखो सिमिलैरिटी, क्या बोल रही है? वो समझेंगे ही नहीं, ये देखो। अब इनका संतोष कौन देगा? इनको संतुष्ट कौन करेगा? हाँ, यही है, उसी का नाम तो पीयर लर्निंग है। उसी को तो हम कहते हैं पीयर लर्निंग। अभी देखो, अभी वही बात हुई, अभी समझाने का मुद्दा ही नहीं है, अभी क्या मुद्दा है? समझने का मुद्दा है। आपका भी स्टूडेंट, बड़ों का, बटों का, हम सभी जीवन है, हमारा एक ही नियम है, यदि हम समझते हैं हमारे व्यवहार से जाएगा, हम बिना समझे समझाएंगे उसको लेक्चर माना जाएगा। लेक्चर किसी को सुनना नहीं, आपको भी नहीं सुनना है। व्यवहार में आने को समय लगता है, अपने आप व्यवहार से कम्युनिकेट होगा। बढ़िया, तो आचरण, तो अभी हम यहां तक हैं, जीवन क्रियाएं हमने समझने का प्रयास शुरू किया है। कनेक्ट सभी है ना? जीवन क्रिया, यदि हम जीवन क्रिया समझ गए, इसी को हम कहते हैं जीवन ज्ञान होना। जीवन की क्रियाओं को समझना, उसको हम कहेंगे जीवन ज्ञान होना। जो भी क्रिया समझ में आती है उसका ज्ञान होता है। शरीर क्रिया समझ में आई तो शरीर का ज्ञान हुआ, है ना? जीवन की क्रिया समझ में आई तो जीवन का ज्ञान हुआ। जीवन का ज्ञान हुआ मतलब जीवन का स्वरूप पता लग जाता है। जीवन का स्वरूप पता लगता है, जीवन का कार्य पता लगता है। जीवन का स्वरूप और जीवन का कार्य, ये पता लगता है। तो जीवन क्रियाओं में हमने शुरू किया था, आप याद करके बताइए क्या क्या शुरू किया था? बोलिए, हाँ बोलिए, क्या शुरू किए थे? आस्वादन, ये एक क्रिया, आस्वादन क्रिया। ये कौन सी क्रिया है जीवन की? बल क्रिया है, ये बल क्रिया है। और हाँ, चयन, कार्य किस में दिखेगा? जीवन का कार्य किस में दिखेगा? चयन में। इस कार्य को हम क्या कह रहे हैं? शक्ति। तो जीवन शक्ति है चयन।
बल है आस्वादन। हाँ, और क्या? अरे एकदम चिंतन नहीं, ये ही स्वरूप है। क्या है? तुलन। और क्या किए थे? विश्लेषण। हाँ, और क्या कोशिश किए समझने की? चिंतन। चिंतन बल है और कार्य क्या है? चित्रण कार्य है। चित्रण का मतलब है चित्र आना। अभी मानव का चित्र आ रहा है। मानव कैसा है? तो ये मानव का चित्र आ रहा है। चिंतन से चित्र आ रहा है और उस चित्र में जो पहले था नहीं वो आने लगा। जो पहले था नहीं, क्या नहीं था पहले? क्या नहीं था? तृप्ति नहीं थी। चिंतन से क्या आने लगा? तृप्ति आने लगी। और वो तृप्ति कहां कहां दिखने लगी हमको? मूल्य में। और कहां दिखने लगी? चरित्र में। और कहां दिखने लगी? नीति में। ये चेक है और ये बार बार चेक करते रहना। अभी हमने एक एक उसका भाग चर्चा किया, मानव मूल्य। मानव मूल्य मतलब क्या डिस्कस किया हमने? चिंतन में हमने क्या चर्चा किया? मानव का स्वभाव ही मानव का क्या हो जाता है? मूल्य बनता है। जो मेरा स्वभाव है वही मेरा मूल्य है कि नहीं? आवेश मेरा मूल्य हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। आवेश से क्या उत्पन्न हो रहा है? हाँ, आवेश से क्या उत्पन्न हो रहा है? क्रोध, विकार उत्पन्न हो रहे हैं और उससे भय भय उत्पन्न होता है। कोई व्यक्ति को क्रोध आ गया तो सामने वाले को क्या लगता है? उसके बारे में डर लगता है। तो अगर हम आवेशित होंगे तो हमसे दूसरा डरता है कि नहीं? तो मेरा मूल्य भय उत्पन्न करना है कि विश्वास उत्पन्न करना है कि धीरता उत्पन्न करना है कि नहीं? मेरा मूल्य ये हो नहीं सकता क्योंकि ये मूल्य भय मुझको स्वीकार नहीं है। और हमारी सारी प्रैक्टिसेस हमारे कैरेक्टर से भय को स्वीकार करने में लगी हुई है, इसलिए हम फेल है ना। इधर का उदाहरण, यदि शिक्षक विद्यार्थी को भय स्वीकार करने में लगा हुआ है, ये करो नहीं तो ये होगा, ये करो नहीं तो ये होगा, इट्स ऑल काइंड ऑफ जनरेटिंग फियर। यदि फियर पैदा करेंगे तो ना खुद को स्वीकार रहता है ना स्टूडेंट को, और वो सारे अभ्यास फेल होंगे क्योंकि वो फियर का डिजाइन ही नहीं है। लेकिन हाँ, सम्मान उत्पन्न करेंगे, एप्रिशिएट होगा, क्योंकि हम स्वयं सम्मान करते हैं। हम स्वयं धीरता में हैं, बच्चे में धीरता उत्पन्न करेंगे, यही मूल्य। टीचर, ये भाषा आ नहीं रही है, धीरे धीरे आएगी, बोल के देखिए, धीरे धीरे आएगी। सही है, लेकिन धीरज छूट गया तो कुछ शॉर्ट होगा। धीरे धीरे आएगी। अंडरलाइन, डबल, ट्रिपल, परिवार में भी एक एक अभ्यास अपने संतान को कराने में, माँ का, पिताजी का, सभी बड़ों का क्या स्वर? धीरे धीरे आएगा, पर होना जरूर है। ठीक है, इतना अगर अप्रिशिएट हो गया तो आज, कल, परसों, एक दिन बन जाएगा। लेकिन आवेश से तुमको कभी नहीं बनेगा। क्या 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 तो अपने से निकलता। तो हमारा मूल्य ये है, हर बच्चे का, हर मानव का मूल्य ये नहीं है कि हम फियर पैदा करते,
या लालच पैदा करते हैं, प्रलोभन, दूसरा भी काम करते हैं, केवल फियर नहीं होता। फिर क्या पैदा करते हैं? लालच। इतना अगर झाड़ू लगा लोगे तो क्या मिलेगा? आज अच्छे से घर साफ रखना, हाँ, आते समय कुछ लेके। ये बताओ, घर में बच्चे आपका इंतजार करते हैं या आपकी पर्स का, बैग का? क्या चीज का इंतजार? सोचो, है ना? अब तो ऐसा ही हो गया कि नहीं, कोई व्यक्ति बाहर से आया मतलब मेरे लिए, है ना, वो खुशहाली लाया, तो आप लोग यहां से कैसे कल घर जाएंगे? यहां से तो कुछ नहीं मिल रहा ना, तो आसपास कुछ मॉल है ना कोई सामान है। आप सूखा सूखा नहीं लग रहा आपको? अरे घर के लोग पूछेंगे क्या लेके आए? हाँ, अरे हाँ, अरे वाह, अरे वाह, अरे है कि नहीं? एक छोटा सा देखिए, छोटा मतलब कोई भी हमको, हम बाहर, हम अपराध बोध से बाहर जा रहे, देखिए इतना आसान नहीं है छोड़ के जाना। और उस अपराध बोध की भर्ती के लिए हम पर्स में कुछ दरिद्री चीजें भरते हैं और उस दरिद्रता का लालच दे रहे हैं। इसका मतलब कोई व्यक्ति बाहर गया मतलब कुछ लेके आएगा, तो कंसोल, सांत्वना करते हैं। क्यों गए, क्या चीज के लिए गए, हमको बहुत मॉरल अपना हाई नहीं है बताने की। जब टीचर का यह हालत है, जबकि वो बच्चों को पढ़ा नहीं जा रहा है, बाकी लोगों का कैसा होगा? इसलिए नौकरी मानसिकता वाला व्यक्ति मानसिक रूप में पंगु रहता है। अंडरलाइन, नौकरी मानसिकता वाला व्यक्ति, अगर हमने अभाव के कारण नौकरियां जैसा पकड़ लिया है, तो वो अभाव नौकरी वाले डिजाइन से मरता नहीं है बल्कि बढ़ता है। और एक नौकर नौकर ही पैदा करेगा, दूसरा कर नहीं सकता। यदि हम उपकार मानसिकता से रहते हैं तो हम उपकार का तृप्ति हमारे में झलकता है। हम किसी सार्थकता के लिए घर के बाहर कदम है, एग्रीड, सामान इकट्ठा करने के लिए नहीं, घर में पर्याप्त। तो हम खुश होके गए हैं, खुश होके वापस आए हैं, इसका अभ्यास हमारे लोगों को कराना होगा। एग्रीड। तो हमारा काम ये नहीं है कि हम प्रलोभन को पैदा करें, अलग 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 प्रलोभन को पैदा करते हैं, फिर वो अपेक्षाएं बढ़ती जाती हैं बच्चों। आज कैडबरी दिया, कल कुछ और, कल को केक फलाना, अब फिर कुछ समय बाद ये हमारे हाथ से बाहर निकल जाता है प्रलोभन। हाँ, फिर आईफोन, फिर वो पैड, और वो सब हमारे हाथ से एक दिन चला गया, फिर हमसे फूटता ही है। अब बेटा जी डिमांड पूरी नहीं हो सकती क्योंकि इतने पैसे नहीं है। बस उसको भी कंफर्म हो गया, हाँ इसी के लिए हम वेट कर रहे थे कि आपके पास पैसे नहीं है, बजट नहीं है, और फिर इसके लिए मेरे को काम करना पड़ेगा। वो उसका जग गया, लग गया वो भी पैसे के लिए। तो भय, प्रलोभन पैदा करना ये मानवता नहीं, ये मानव का मूल्य नहीं, ये मानव का चरित्र नहीं है। भय प्रलोभन पैदा करते हैं, ये चिंताएं पैदा कर रहे हैं, इसकी तृप्ति नहीं होती। मूल्य, मूल्यांकन पैदा करना, धीरता उत्पन्न करना, वीरता उत्पन्न करना, उदारता उत्पन्न करना, ये हमारा मूल है। बढ़िया, जोरदार बेटा, चलाओ, वो खुश कर रहा है, कह रहा है और पढ़ो, और पढ़ो, और समझो, है कि नहीं, और हमको तारो। सही है। परिवार को या माता पिताओं को तीर्थ कहा जाता है। तीर्थ का मतलब जो तारता है वो तीर। माता पिता तार दे बच्चों को तो परिवार तीर्थ हो जाएगा। जो पार लगाए वो परिवार। क्या चीज का पार लगाना है? पार लगाना मतलब सब बताइए, पार लगाना मतलब क्या चीज? क्या चीज को पार लगाना है? ये जो आवेश है, इन आवेशों का पार लगाना।
और कहां लाना बच्चों को? कहां लाना? पार लगाना मतलब कहां लाना? तृप्ति में लाना, मतलब आचरण में लाना, यही पार लगाना है। बच्चों को आचरण मिल गया, पार लगाए। कनेक्ट हो रहा है कि नहीं? और यदि आचरण नहीं मिला बच्चे को, तो वो भी अधूरा, हम भी अधूरे में, भंवर में फंस गए, ऐसी फीलिंग है। और कौन सा भंवर है ये? बर्म्यूडा ट्रायंगल परिवार में। यही भंवर है कि नहीं? बेडरूम, बाथरूम, किचन। कितने यहाँ लोग हैं जो लोग थोड़ा सा यंग कपल हैं जिनके घर? सभी यंग है ना, ये देखो सभी यंग है। अब ये देखो, इस कपल को पूछते, हम दो हमारे से कुछ सोचता है क्या आपको? हाँ, सोचता है कुछ? हाँ, है कि नहीं? ऐसा रहता है कि नहीं? देखो, ये भी कबूल करेगा, उसको लगेगा ये बिटिया मिल गई मतलब स्वर्ग ही मिल गया। इसको भी लगेगा ये अभी परिवार में 10 लोग रह रहे हैं, लेकिन ये 2 ही दिखेंगे। खाना ही एक थाली में, तो कौन सा तो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, वो एक ही रहेगा बॉटल, एक बॉटल 2 शरीर। तमाम नौटंकी किए, फोटो खींचे। 5 साल बाद क्या हो गया? 5 साल बाद क्या हो गया? हाँ, देखो ये सब यहाँ भुक्तभोगी बैठे हैं। 5 साल के बाद सारी पोल खुल गई, सब वैसा ही निकल गया। ऐसा है कि नहीं? विवाह का मतलब है व्यवस्था के धारक वाहक होते हैं दंपति। परिवार व्यवस्था का ओनरशिप होता है, वही विवाह। विवेक पूर्वक निर्वाह का नाम है विवाह। ये विवाह है। ये कहां से आ गया ऐसे? हम दो, हमारा एक, हमारे कुछ भी नहीं, हमारे दो, अलग हो गए। बाकी का पता ही नहीं कौन है घर में कौन नहीं है। इतने इंसेंसिटिव है। पहले तो 5 साल 25 साल चल गया, अब तो साल भर भी नहीं चल रहा है। 6 महीने भी चल गया तो मुश्किल। सही है कि नहीं? बताओ कि मतलब सारा उड़ गया है ना। तो तृप्ति मिल गई, और उस तृप्ति से ये हमारे में, आचरण में, और कहां जांचेंगे इसको? कहां जांचेंगे? परिवार व्यवस्था में। कैसे जांचेंगे? 3 पीढ़ी के साथ, तभी ये आचरण दिखेगा। हाँ, ये हम दो में नहीं दिखता। हम दो में आवेश ही है ना। ये आवेश की जगह पर मूल्य यदि देखने हैं, तो वो 3 पीढ़ी के साथ हमारा जो व्यवहार है, कार्य है, उसी में दिखता है, उसी में खिलता है आचरण। और वो कैसे खिलेगा? उभय तृप्ति और उभय समृद्धि, इसमें दिखता है। तो हम लोगों ने चिंतन को स्पष्ट होने का प्रयास किया। मानव का चित्रण हमारे में आता है कि हम मानव कैसे हैं, उसका चित्रण आता है। मूल्य मूल्यांकन से ये चित्रण बनते हैं। चिंतन में मूल्य समझ में आने से चित्र दिखता है परिवार का, तब समझ में आता है ओहो ये 3 पीढ़ी है, ऐसा चित्र आता है। अभी चित्र है लेकिन उसमें मूल्य नहीं है, इसलिए छत के नीचे 10 रह ले, 100 रह ले, वो मूल्य नहीं है भय प्रलोभन। और जोड़े रखने के लिए एक आध मंदिर घर में रखा रहता है, उसका नाम है आस्था। भगवान कौन? भगवान कौन है? जो भागीदारी करता है वो भगवान है। परिवार में जो भागीदारी करेगा वही भगवान है। व्यवस्था में जो भागीदारी करते वही भगवान है। किसी को आवाहन करने से प्रेम नहीं आता, समझदारी से प्रेम आता। ऐसे आवाहन हम 1000 साल कर लिए, हमारे में प्रेम फूटा नहीं।
यदि हम अपने को आवाहन करते हैं, हमारे हमारे बलों को आवाहन करते हैं, प्रेम हो सकता है। तो इस प्रकार से हम चिंतन में मानव का चिंतन को समझने का प्रयास किए। मानव का चिंतन होने से तृप्तियां, और उन तृप्तियों को हम मूल्य, चरित्र और नैतिकता से, और उसकी जांच कहां होगी? 3 पीढ़ी के साथ। अब हम परिवार का चिंतन, मानव का चिंतन। अब ऐसा जो चिंतनशील मानव है उसको परिवार कैसे दिखता है? तो यदि हमको परिवार दिख रहा है, परिवार समझ में आ रहा है, परिवार का चिंतन हो रहा है, तो हमें यह समझ में आएगा कि ये परिवार क्यों है, परिवार क्यों। हमको यह समझ में आएगा परिवार क्या है, ये दिखता है, और परिवार कैसे, ये भी दिखता है, और परिवार कितना, ये भी दिखेगा। परिवार भी दिखता है और साथ साथ समाज भी दिखता है, समाज का भी चिंतन होता है, और साथ साथ प्रकृति का भी चिंतन होता है। जैसे हमने मानव की मौलिकता समझी, ओरिजिनली मानव कैसा है, ऐसे ही परिवार की मौलिकता समझ में आती है। ओरिजिनली परिवार कैसा है, हमने कैसे मान रखा है, यानी परिवार के मूल्य समझ में आते हैं। परिवार मौलिकता मतलब ओरिजिनली परिवार कैसा है। ऐसे ही हमको समाज की मौलिकता समझ में आती है। ओरिजिनली समाज कैसा है, हमने कैसे मान लिया। तो मेरी जिंदगी में, चिंतनशील व्यक्ति की जिंदगी में, सोच विचार में, अर्थात चिंतनशील व्यक्ति के जीवन बल में परिवार का मूल्य, समाज का मूल्य और प्रकृति का मूल्य स्थिर होता रहता है। और ये जैसा जैसा मूल्य स्थिर होगा, वैसे वैसे क्या स्पष्ट होता रहता है चिंतनशील व्यक्ति को? तृप्तियां। परिवार के बारे में तृप्ति, समाज के बारे में तृप्ति, प्रकृति के बारे में तृप्ति। तृप्ति समझते? तृप्ति का मतलब, तृप्ति का मतलब मोक्ष मिलना। हाँ, समाधान। तृप्ति का मतलब क्या मिलता है? समाधान मिलता है। अब हम समझ रहे हैं सॉफ्ट वर्क। हम सॉफ्टली जीवन की एक शक्ति का परिचय कल अजय भाई ने कराया था। स्वरूप और कार्य में जीवन की एक शक्ति है, उस शक्ति का भी हम प्रधानता प्रयोग कर रहे हैं। कल्पनाशीलता। हमें से प्रत्येक को कल्पना हो रही है, प्रत्येक जन कल्पनाशील है। हम स्वयं के बारे में कल्पनाशील है। तो हमको धीरे धीरे दिखने लगा कि हमारे में आशा है। स्पष्ट हुआ। विश्लेषण कर रहे हैं मतलब हमारे में विचार हो रहे हैं, और चित्रण हो रहा है, इसका मतलब हमें इच्छा होती है। तो हम में से हर एक व्यक्ति, छोटा बड़ा, बूढ़ा जवान, आशा, विचार, इच्छा, ये सभी क्रिया कर रहे हैं। इन सभी क्रियाओं का नाम है कल्पनाशीलता। तो चिंतनशील व्यक्ति की कल्पनाशीलता वास्तविकताओं में छूती रहती है, या वास्तविकता के साथ अटैच हो रही है। इसलिए समाधान मिल रहा है हमको, हमारे बारे में जानकारी मिल रही है, इसलिए हमको समाधान मिल रहा है।
बढ़िया, हमें पता लगा कि भय होता है क्या, तो पता लगा भय कल्पना है, प्रलोभन भी कल्पना निकल गया, इसलिए भय प्रलोभन ये मैं नहीं हूं, ये मेरी कल्पना है। धीरता, वीरता ऐसा मेरा मूल्य है, मूल्य है, यही सच्चाई है, इसलिए मेरी कल्पना तृप्त हुई। हाँ, मैं धीरता हूं। तो जो 2-3 दिन पहले आपसे सारी एक्सरसाइज कर रही थी, मैं चाहता क्या हूं, हमारी चाहना यदि हमको स्पष्ट होने लगेगी, ये तृप्ति की झलक मिलती है। हाँ, मैं यही चाहता हूं। तो परिवार क्यों? चिंतन के प्रकाश में परिवार क्यों? अब मैं कहता हूं सरल करने के लिए, परिवार क्यों जब हम समझते हैं तो मेरी परिवार से अपेक्षा क्या है, कोशिश कीजिए। हर एक के पास कल्पना है, चिंतन की रोशनी में मेरी परिवार से अपेक्षा क्या है, सहज अपेक्षा क्या है, और क्वालिफाई, ये कौन सी सहजता है? बोलिए, अपेक्षा। पोषण, संरक्षण, विश्वास, प्रेम, एक दूसरे के प्रति सम्मान। बहुत अच्छा, यही हमारी क्या है, परिवार से। अभी देखिए, इस अपेक्षा को पक्का करना है अपने को, ये सहज अपेक्षाएं है कि नहीं? पर इन अपेक्षाओं पर हमने काम नहीं किया है। हमने कौन सी अपेक्षा पर काम किया? हमने कौन सी अपेक्षा पर काम किया है अभी तक? वही मनाकार वाली अपेक्षा पर काम, मनाकार वाली अपेक्षा पर काम किया, और काम करते करते अब हम थक भी रहे हैं। और कितना काम करें, हम थक रहे हैं। मनाकार को पूरा करते करते थक गए। रिजल्ट क्या आया? ये सारा अपेक्षा पूरा करके व्हाट इज द रिजल्ट? रिजल्ट चिंताएं। भरे पूरे परिवार में रिजल्ट क्या है? सब कुछ होते हुए भी रिजल्ट चिंताएं, सभी चिंतातुर। तो चिंतनशील मानव, हम अपनी जगह अपनी कल्पना करते हैं कि एक मैं चिंतनशील मानव हूं, और मैं अपने परिवार को कैसे देखता हूं, तो समझ में आता है कि परिवार को देखने का मतलब है परिवार क्यों, ये मैं कोशिश करता हूं समझने की। तो मुझको समझ में आ रहा है मेरी परिवार से अपेक्षा है विश्वास, सम्मान, ये मेरी अपेक्षा है, और ये सहज है। इसके लिए कुछ करना नहीं है। सहज का मतलब क्या हो गया? कुछ करना नहीं, ये सहज है, एफर्टलेस। इसमें कोई प्रयत्न नहीं, महत प्रयत्न नहीं, ये सब करने के लिए। ये तो संतान से भी दिखता है। छोटे बच्चे भी क्या क्या अपेक्षा करते हैं परिवार से? ये सहज है, और जो भी पूरा करता है उसके पास चले जाते हैं। ऐसा है कि नहीं? ये सहजताएं। अब हम इसको, ये सारी अपेक्षाओं को एक नाम दे देते हैं। परिवार में संतान पैदा होता है तो शरीर पैदा होता है कि जीवन? पैदा कौन हो रहा है? पैदा कौन हो रहा है? राइट, शरीर पैदा होता है, जीवन अस्तित्व में रहता ही है, जीवन पैदा नहीं होता। ठीक है, इसलिए माता पिता केवल शरीर के कारक है, जीवन के कारक नहीं है। जीवन अस्तित्व में रहता ही है। ठीक है, तो हमने क्या दिया है संतान को? शरीर दिया है।
और है वो कौन? जीवन भी है, ये ओझिल हो गया। और हमारा पूरा डायरेक्शन किस में चला गया? अभी भी हम उसको क्या मान रहे हैं? केवल शरीर मान रहे हैं, और शरीर के लिए हम उपलब्ध कराते जा रहे हैं भाव पक्ष की उपेक्षा है कि नहीं? और हम शरीर में कुछ कुछ दे रहे, कपड़ा दे रहे या कुछ खाना दे रहे, तो उसमें सेंसरी प्लेजर जनरेट हो रहा है। पसंद की कोई चीज दी तो उसमें सेंसेस फंक्शनल होते हैं और हमें लग रहा है ये खुश हो रहा है। अगर ऐसा होता तो इतनी सारी समस्याएं नहीं आती। इसका मतलब है कि सेंसरी प्लेजर से परिवार की संतुष्टियां तृप्तिदायक नहीं होती, कुछ और चाहिए। तब फिर ये बनता है, समरी बनती है कि जीवन की परिवार से अपेक्षा क्या है। ये सहज अपेक्षा। पैदा होने वाला संतान कौन है? मौलिक रूप में एक जीवन है। उसको परिवार से क्या मिला है? शरीर मिला है, यानी साधन मिला है। जीवन ओरिजिनली रहता ही है। तो अपेक्षा किसकी निकल गई? देखो सो गए, है ना? सो गए। हाँ, तो किसकी निकल गई अपेक्षा? जीवन की अपेक्षा है। अब जीवन की अपेक्षा क्या है? जीवन की अपेक्षा क्या है? राइट। चिंतन का मतलब चिंतन का मतलब क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। मतलब उसको भी क्या चाहिए? तृप्ति चाहिए। अब हम कहते हैं, इसका हम समरी कर लिए कि क्यों, मतलब जीवन की अपेक्षा क्या है? तो जीवन को परिवार से क्या चाहिए भाई? क्या चाहिए? समझ चाहिए। यही अपेक्षा। देख लीजिए जांच। हम भी पैदा हो गए परिवार में, हमारे माता पिता से सहज अपेक्षा क्या है? क्यों नाराज होते हैं अपन माता पिता से? हाँ, है कि नहीं? पर देखिए कैसा उस पर मिट्टी आ गई, कैसे उस पर आवरण आ गए। और हम ही लोग हमारे माता पिता से क्या चीज की अपेक्षा करते हैं? जो कर रहे हैं इसलिए झगड़े, तनाव। हर जीवन की परिवार सहज मौलिक अपेक्षा है कि परिवार से उसको क्या मिले? समझ मिले। और साथ में शरीर है तो उसका क्या मिले? शरीर का क्या मिले? पोषण मिले। समझ भी मिले और क्या मिले? पोषण मिले। दोनों मिले। तो बाय एंड लार्ज हम कहेंगे पोषण मिले और क्या मिले? संरक्षण मिले। अब ये कुछ मुद्दे हैं जो आपके ध्यान में ला रहे हैं कि जीवन अस्तित्व में पहले से ही है, और ऐसा जीवन को अब इसमें स्वरूप और कार्य में पता लगेगा। ऐसे प्रत्येक जीवन को लक्ष्य है, और ऐसे लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रत्येक जीवन परिवार को चुनता है। ये भी पॉइंट। ऐसे नहीं आए हम कहीं भी, हमने हमारी इच्छा से परिवार का चयन किया है। तो जीवन क्या चुनता है? वातावरण को चुनता है। और इसके एविडेंसेस जीते जी भी हमको दिखाई देते हैं। यदि जीवन के अनुकूल परिवार में वातावरण है तो ऐसा जीवन परिवार में टिकता है। अब सब बायोलॉजिकल बॉडी वाला सारा फीलिंग को छोड़ दीजिए किनारे, और समझने का प्रयास करते हैं जीवन रूप में। हम तब तक परिवार में टिके रह सकते हैं जब तक कि हमारे अनुकूल वातावरण बना रहता है।
और एक बार ये बिगड़ गया, फिर ना माँ ना पिता, ये सब बायोलॉजिकल सारा झंझट हो गया, घर छोड़ करके बाहर। किसकी तलाश में? हाँ, एक ऐसा आया है कि नहीं? और अगर ऐसे सब घर छोड़ छोड़ के जाने लगेंगे तो व्यवस्था होगा क्या? व्यवस्था तो अव्यवस्था क्यों हो रही है? समाज में आज अव्यवस्था क्यों है? तो समझ का ओरिजिनली कहां से होना होगा? परिवार में होना होगा। अब ये सहज है कि असहज है? इसलिए स्व नारी स्व पुरुष। अवैध संतान भी परिवार में है कि नहीं? है ना? और वो मैं अभी केवल उसका आपको न्यूज वाला बता रहा हूं। अवैध संतान भी समाज में पैदा होती है। अवैध क्यों कहते? हाँ, अवैध क्यों कह रहे? बिना शादी के कोई संतान पैदा, मतलब पैदा होने वाले संतान को अगर पता नहीं है उसकी माँ कौन है पिता कौन है, ऐसे जीवन का हालत क्या होगा कल्पना कर सकते? कौन सा उसको मॉल, कौन सा उसको दुनिया जहान की फैसिलिटी दोगे कि ये जो पहचान है, आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी तृप्त हो जाएगी? बोलो। ये आ रहा है कि नहीं? अब ऐसा अवैध संतान कब पैदा होता है? उसका कारण क्या है? अवैध संतान पैदा होने के कारण क्या है? आवेश है। और इन आवेशों की उपाय योजना भी दिया है ना। सोच लो कहानी कहां तक चली गई। जिनकी उपाय योजना फेल हो गई वो बच्चा बन गया। अब ऐसा कितना कार्यक्रम चल रहा है कि नहीं? आज का समाज की स्थिति सही है और इसको अपन लेजिटिमेट भी ठहराए हैं बाय कोर्ट। तो न्याय कहां से होगा? 18 साल के पहले सब अवैध है। दारू पीना 18 साल के पहले वैध की अवैध। अब दारू में ऐसा क्या चेंज आ गया कि 18 साल के बाद सारा वैध हो गया दारू पीना? बोलो। अब इसको कौन बताएगा? कहां है जगह इसको बताने की? 18 साल के पहले सेक्सुअल रिलेशन कैसे माने जाएंगे? 18 साल के बाद कुछ भी करो। सोचने की जरूरत है कि नहीं? कौन बताएगा ये सब? स्व नारी स्व पुरुष। कहां पता लगता है ये? परिवार में। क्योंकि हम पैदा हो गए, आज हम आराम में इसलिए हैं कि वी नो हु इज माय मदर एंड हु इज माय फादर। आई नो। ये एक मौलिक जगह है, एक मौलिक आइडेंटिटी है। इस आइडेंटिटी को छोड़कर और मैं दुनिया जहान की आइडेंटिटी के पीछे लगा हूं, वहां कोई तृप्ति नहीं है। एक बहुत साधारण सा तृप्ति है यदि मैं अपने परिवार में हूं और यदि मैं अपने परिवार में इस प्रकार से जीता हूं और किसी आइडेंटिटी की आवश्यकता नहीं। सारी हमारी आइडेंटिटी क्राइसिस परिवार की समझ से ही तृप्त होती है। इसको आप जांच के देखिए। ऐसा चिंतनशील मानव के चिंतन में परिवार का चित्र रहता है। बढ़िया। और चरित्र परिवार में छुपाए नहीं जा सकते। ये भी एक इसलिए व्यवस्था है। व्यवस्था क्या कह रही है? चाहे कितना भी चतुर है ना, बुद्धिमान हो मानव, पर उसका चरित्र कहां पता लगता है? परिवार में पता लगता है। परिवार में छुपना बनता ही नहीं। हमको छुपना है इसलिए हम परिवार में झगड़े करते। गलती से 2 पैसे भी अगर कहीं रखे हैं 10 दिन बाद पता लगता है। पता लगता है। मान लो किसी को ऐसा लगता है तो ऐसा लगता है इसको पता नहीं लगेगा कहीं नोट छुपा दिया, ध्यान रहता है कहाँ रखा है। फिर पकड़ में आ गया तो कहां से लाए पैसा?
मान लो यहां से निकाल करके बैंक में भी, क्या बैंक का पैसा भी गुप्त रहता है कि पता लगता है? पता लगता है। हम कुछ भी छुपाने का प्रयास करें वो परिवार में पता लगता है। इससे और सुखद सुंदर नियमों के लिए व्यवस्था क्या होगा? आज ये सब 1800 बच्चे हैं, ये सब छुपाते और हमको पता नहीं। यदि 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 इनका छुपाऊ वाला कार्यक्रम बंद करना होगा तो कहां काम करना होगा? क्या चीज पढ़ाना होगा कोर रूप में? परिवार। परिवार यदि हमारे पढ़ाने में कोर सेंटर आता है, कोई बच्चा उसको ना माने ऐसी स्थिति में। एग्रीड? तो परिवार एक पारदर्शी व्यवस्था है, ट्रांसपेरेंट है। उस व्यवस्था में सब कुछ दिखता रहता है। तो हमें क्या चाहिए? दिखता रहना चाहिए कि छुपा रहना चाहिए? व्हाट डू यू वांट? दिखते रहे, हाँ दिखते रहना चाहिए, पर देखने की क्या नहीं है आज? समझ नहीं, दृष्टि नहीं। जो दिख रहा है उससे ना हमारा भला हो रहा है ना बच्चों का। तो परिवार क्यों? जीवन को परिवार में क्या चाहिए? जीवन को परिवार में क्या चाहिए? पोषण चाहिए और क्या चाहिए? संरक्षण चाहिए। पोषण जीवन का भी चाहिए और पोषण शरीर का भी चाहिए। संरक्षण जीवन का भी चाहिए और संरक्षण शरीर का। जीवन का संरक्षण कैसे करेंगे? जीवन का पोषण और जीवन का संरक्षण। बचपन याद करें, बाल्यावस्था। प्रत्येक संतान, यहां से इसका उत्तर है, प्रत्येक संतान पैदा होते ही क्या होता है? न्याय का याचक होता है। तो अब पोषण किस चीज का करेंगे? पोषण किस चीज का करेंगे? न्याय। कल को ये माँ बाप बनेगा ना, बनेगा, तो ये क्या करेगा? आज जो न्याय का याचक है, कल क्या करेगा? न्याय प्रदायी क्षमता उसमें विकसित करना। ये क्या हो गया? यही क्या हो गया? जीवन का पोषण। और संतान क्या कर सकता है? क्या करता है? सही कार्य व्यवहार का क्या रहता है? इच्छुक रहता है। बड़ा होकर के क्या करेगा? सही कार्य व्यवहार करेगा। तब ऐसे सही कार्य व्यवहार का हम क्या करेंगे? पोषण करेंगे। और संतान बचपन से ही क्या होता है? सत्यवक्ता होता है। और ये हमारे लिए थोड़ा सा संकट है, इसका सच बोलना। ये हमारे लिए थोड़ा सा संकट हो जाता है। ये बोल देता है किसी को, सही है कि नहीं? जैसे हम घर में कोई मेहमान आता है, हम थोड़ा सा ढका ढकी भी कर लेते, ढकते हैं कि नहीं? है ना, इस पर ये डाल दो, उस पर वो डाल दो, फैला हुआ है तो डाल दो। ऐसे अपन बच्चे को भी सामान मान लिया तो उसको ढकने की कोशिश करते, वो ढका नहीं जाता, बोल देता है कि नहीं? और फिर मेहमान जाने के बाद में फिर उसकी धुनाई भी। और ये ट्रेनिंग, ये बच्चा बड़ा भी हो गया, अभी भी ये ट्रेनिंग जारी। जो मार खा खा करके बेटा फिर इस प्रकार के शिविर में आता है, इस सच्चाई का न्याय क्या? हमें बोलने नहीं दिया जाता। सही है कि नहीं? और हमारा अहंकार भी देखो, मैं जो भी बोलता हूँ सच बोलता हूँ। महाराज, सच बोलने वाले का पूजा किया जाता है। मुंहफट लोगों को सच्चाई वाला है। मुंहफट होना सच्चाई नहीं, तोड़ देना सच्चाई वाला बोलना नहीं। सत्य कुछ और है।
हम कुछ और। बालक घटना को बोलता है सच, जो घटना होता है उसको बताता है सच, पर सच स्वयं को जानना ये सच। सच्चाई है ज्ञान। तो बचपन में घटना को सत्य मानने वाला कल को सत्य समझकर सत्य को प्रमाण करने वाला, ऐसे सत्य बोलने वाले बालक का हम क्या करते हैं? पोषण और क्या करते हैं? ये संरक्षण है। और यदि ये संरक्षित हो गया तो इसी की परंपरा है। कल को ये भी मां बाप बनेगा तो ये भी क्या करेगा? ये भी यही करेगा। इस प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। और ये सब देखने के लिए हमें क्या चाहिए? ये सब देखने के लिए क्या चाहिए? ये 3 पीढ़ी में क्लियर दिखता है। हम्म 3 पीढ़ी क्यों? 3 पीढ़ी इसलिए कि ऐसे जीते 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 एक प्रकार की परिपक्वता आ जाती, वो एक पीढ़ी हो गया, उनकी संतान हो गई, दूसरी पीढ़ी हो गई, उसकी संतान हो गई, तीसरी पीढ़ी हो गई। तो ये 3 पीढ़ी में सहज रूप में व्यवहार होते हैं। आपका सहज व्यवहार नाना जी के साथ है कि पिताजी के साथ? आपका सहज व्यवहार नानी के साथ है कि मां के साथ? स्वाभाविक, स्वाभाविक। ये व्यवस्था है परिवार में, अनुभव का ट्रांसफर नाना जी से पोते में रहता है, यही उसका सूत्र। 60-70 साल का जिंदगी का जो निचोड़ है, उसमें अपने आप एक मुलायम स्पर्श आने लगता है जिंदगी का। जिए हो तो ये सब कंडीशन है, मतलब अभी तो समझदार दादा दादी हो तो, नहीं तो झगड़ा भी होता है। माता पिता की भड़ास दादा दादी, इनको ट्रांसफर कर। देख तेरी माँ कैसे, देख तेरे पिता, देख तेरा बाप क्या करता है, देख वो आज काम बोला था किया नहीं, हमारी सुनता ही। अपने दुख दर्द कहाँ बांटते? आज अब तुम हो पोतों, इसलिए पोतों को, इसलिए दादियां दादा पोतों को कस के पकड़े रहते। कोई तो अपना है, ये तो चला गया, जिसको पैदा किया वो तो नालायक निकल गया। आशा, एक और आशा आ गई, एक आशा की किरण इन लोगों में दिखी। इसलिए अपना सारा दिल भर का टुकड़ा कहां लगा दिया? इसको क्या चाहिए दादा दादी से? अनुभव है। देखो प्यार तो करेंगे ही, प्यार तो डिफॉल्ट सेटिंग से आएगा, लेकिन जो समझ आता है वो डिफॉल्ट सेटिंग नहीं है, वो समझ की जगह पर भ्रम। ऐसा मिक्स है अभी आज का दादा दादी। दिखने में प्यार, लेकिन जीने जाओ तो 2 किलोमीटर दूर जाने का मन करता है। विस्फोट 2 किलोमीटर समझते हैं? इसलिए आज के बूढ़ों के आसपास कोई भटकता है। हमारा हालत कैसा होगा? हमारे पास कौन भटकेगा? कोई। सोच लीजिए, चाय पी के आते फिर देख लेते। नमस्कार, धन्यवाद।